नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2025 है और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं पिछले 2 दिनों की यानी 10 और 11 अक्टूबर की भारतीय कानूनी दुनिया की कुछ सबसे अहम और दिलचस्प खबरों पर एक गहरी नजर। बिल्कुल, और हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। इंडिया टुडे, लॉ बीट, बार एंड बेंच, ईटी लीगल वर्ल्ड, लाइव लॉ चक्र, टाइम्स ऑफ इंडिया लीगल वगैरह। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि आपको एक पूरी तस्वीर मिले, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लीगल प्रोफेशन तक। जी, तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, करूर भगदड़ मामला, ये काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, वो अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली में जो हुआ था। जी, तो उसकी सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। ये मामला देखिए अहम इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ जांच का सवाल नहीं है, इसमें बड़े मुद्दे हैं जैसे रैलियों में सुरक्षा इंतजाम कैसे हों, और अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, खासकर जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हो, तो जांच कितनी निष्पक्ष हो पाती है। सही कहा, कोर्ट का फैसला शायद एक मिसाल बन सकता है आगे के लिए। बिल्कुल, जवाबदेही तय करने के लिहाज से। अच्छा, अब एक और बड़े फैसले पर आते हैं। ये सरोगेसी से जुड़ा है। हाँ, सरोगेसी एक्ट 2021 वाला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कानून जो 25 जनवरी 2022 को लागू हुआ था, उन कपल्स पर रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा जिन्होंने कानून आने से पहले ही अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करवा लिए थे। बिल्कुल, जस्टिस विश्वनाथन ने अपने फैसले में इस पर खास जोर दिया है। ये बहुत बड़ी राहत है, मतलब हजारों कपल्स के लिए। हाँ, वो तो है, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के हिसाब से पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। एक तरह से उनके अधिकार सुरक्षित हो गए। और ये दिखाता है कि कोर्ट कैसे नए कानून और लोगों के पहले से स्थापित अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं बिहार। वहाँ मतदाता सूची से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। हाँ, वो करीब 3.5 लाख लोगों के नाम हटाने वाला। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। कहा है कि हर प्रभावित व्यक्ति को कानूनी मदद मिलनी चाहिए, मतलब वकील और पैरालीगल वॉलंटियर तक पहुंचो। हाँ, ताकि वो अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये सिर्फ चुनाव का मामला नहीं, ये एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच के सिद्धांत को दिखाता है। सही। कोर्ट ये कह रहा है कि कानूनी मदद का हक सिर्फ कोर्ट केस तक नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी उतना ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद वकील नहीं रख सकते। बिल्कुल, ये लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्योंकि दिवाली नजदीक है तो पटाखों का मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। हर साल की कहानी है ये तो। हाँ, तो दिल्ली एनसीआर में जो पूरा बैन लगा हुआ है उसमें शायद कुछ ढील मिल सकती है। कोर्ट का कहना है कि पर्यावरण की चिंता और लोगों के जश्न मनाने के अधिकार के बीच एक संतुलन साधना होगा। हाँ, शायद ग्रीन पटाखों की बात हो रही है, सीमित मात्रा में। जी, उसी की बात है, लेकिन अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ये संतुलन साधना बड़ा मुश्किल कहाँ है वैसे? मुश्किल तो है, और ग्रीन पटाखे क्या हैं, कितने ग्रीन हैं, इस पर भी तो बहस है। वो भी है। क्या वो सच में पर्यावरण के लिए बेहतर हैं? एक्सपर्ट्स में भी एक राय नहीं है इस पर। देखते हैं कोर्ट के फैसले से कुछ और स्पष्टता आती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ और खबरें भी हैं। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामला। जी, महेश राउत की जमानत। हाँ, उनकी अंतरिम जमानत 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ये मामला तो खैर बहुत पेचीदा है और बहुत लंबा खिंच गया है। इसमें मानवाधिकार, यूएपीए का इस्तेमाल, प्रक्रियात्मक न्याय, बहुत सारे गंभीर कानूनी सवाल जुड़े हुए हैं। हाँ, जमानत का बढ़ना भी यही दिखाता है कि अदालतें कैसे आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जांच की जरूरत के बीच बैलेंस बना रही हैं। और एक टिप्पणी भी आई है सुप्रीम कोर्ट से जिसने ध्यान खींचा। कौन सी? वो सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका थी। उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने पूछा, व्हाट्सएप तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार कैसे है? ओहो, ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछ लिया। हाँ, डिजिटल युग में हमारे अधिकार कैसे बदल रहे हैं, ये उस पर सोचने को मजबूर करता है। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, ठीक है। हाँ, पर क्या किसी प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या उस तक पहुंच भी उसी कैटेगरी में आएगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या सरकार या कोर्ट इन कंपनियों को सर्विस देने के लिए मजबूर कर सकती है? ये एक उभरता हुआ कानूनी क्षेत्र है। आगे इस पर और बहस होगी, शायद नए नियम भी बने। बिल्कुल, ये तकनीक तो नए नए सवाल ला रही है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा पिछले 2 दिनों में काफी गरमाया रहा, व्यक्तित्व अधिकार।
पर्सनालिटी राइट्स। हाँ हाँ बिल्कुल। कुमार सानू ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है जी। अपने नाम, आवाज, गायकी के स्टाइल वगैरह को बचाने के लिए। और ये अकेला मामला नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनील शेट्टी के पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। अच्छा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ही पत्रकार सुधीर चौधरी के राइट्स को डीप फेक से बचाने का आदेश दिया है। तो ये पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा अचानक इतना क्यों उठ रहा है? ये है क्या असल में? देखिए, पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अपनी पहचान पर कंट्रोल हो। पहचान मतलब नाम, चेहरा, आवाज, तस्वीर, दस्तखत, यहाँ तक कि चलने का स्टाइल भी, खासकर जब कोई और उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा हो। अच्छा, ये मामले दिखा रहे हैं कि सेलिब्रिटीज अब अपनी पहचान और उससे जुड़े बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर ज्यादा सावधान हो गए हैं। और खासकर एआई डीप फेक के जमाने में ये और जरूरी हो गया है। किसी की आवाज, चेहरा कॉपी करना कितना आसान हो गया। हाँ, ये तो है। तो अदालतें भी इस नए खतरे को समझ रही हैं और इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। मतलब अपनी डिजिटल पहचान बचाना भी एक नई कानूनी लड़ाई है। अच्छा, चलिए अब कुछ और हाई कोर्ट्स के मामलों को देखते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट। जी। वहां सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग BCs के लिए आरक्षण 42% तक बढ़ाया था। उस पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। हाँ, रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे टोटल आरक्षण 67% हो रहा है, जो 50% की लिमिट से ज्यादा है। जी, वो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी वाली जजमेंट की लिमिट। हालांकि उसमें विशेष परिस्थितियों की बात भी थी, पर 50% क्रॉस करने पर अक्सर कानूनी सवाल उठते हैं। ये मामला फिर से वही आरक्षण नीति और जुडिशियल रिव्यू के बीच की जो बहस है, उसी का एक उदाहरण है। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और खबर। हाँ। कोर्ट ने भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ जो कोविड नियमों के उल्लंघन में FIR हुई थी, अच्छा, वो गोपाल शेट्टी, सुनील राणे, मनीषा चौधरी वाला मामला, हाँ, उनके खिलाफ, तो वो FIR रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात इनकार का कारण है। क्या? कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आरोप सही है या गलत। हाँ। कोर्ट ने कहा कि ऐसे राजनीतिक मामलों को वापस लेने की एक सरकारी प्रक्रिया पहले से मौजूद है। ओके। तो याचिकाकर्ताओं को सीधे हाई कोर्ट आने की बजाय पहले उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था। अच्छा, मतलब प्रोसीजर फॉलो करो पहले। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब कोई और रास्ता मौजूद हो तो कोर्ट सीधे हस्तक्षेप करने से बचता है। प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर है। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और संवेदनशील मामला भी है। एक 15 साल की लड़की को गर्भपात की अनुमति दी है। हाँ, ये भी पढ़ा मैंने। कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि अनचाही प्रेगनेंसी, खासकर जब लड़की पढ़ना चाहती हो, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। ये फैसला नाबालिगों के रिप्रोडक्टिव राइट्स और उनके मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने की अहमियत बताता है। और MTP एक्ट के तहत ये संभव है। जी, MTP एक्ट कुछ शर्तों के साथ इजाजत देता है और कोर्ट हर केस की खास परिस्थितियों को, खासकर बच्चे के हित को देखकर अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब चलते हैं केरल। ओके। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोने के दुरुपयोग की पुष्टि की है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, राज्य पुलिस को क्रिमिनल केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। अच्छा। और एक SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्कुल बनाई है जो गोपनीय जांच करेगी। गोपनीय जांच? हाँ, और 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। इतने बड़े धार्मिक संस्थान में अगर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप है तो ये बहुत गंभीर बात है। SIT और गोपनीयता का निर्देश मामले की संवेदनशीलता दिखाता है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। बिल्कुल। केरल हाईकोर्ट से एक और कड़ी टिप्पणी आई है वक्फ संपत्तियों पर। हाँ, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने ढंग से वक्फ घोषणाओं को मंजूरी मिलने लगी तो कल को ताजमहल या शायद कोर्ट की अपनी बिल्डिंग को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। हाँ। ये वक्फ कानूनों के मिसयूज की आशंका और प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तर्क की जरूरत पर गंभीर चिंता जताती है। मतलब प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती। सही। दिल्ली हाई कोर्ट चलते हैं। बच्चे की कस्टडी का मामला। कोर्ट ने कहा है कि अगर मां पर व्यभिचार के साथ साथ बच्चे की उपेक्षा का भी आरोप साबित हो तो उसे कस्टडी से वंचित किया जा सकता है। और कस्टडी पिता को दी है। हाँ, अंतरिम कस्टडी फिलहाल पिता को दी है। देखिए, चाइल्ड कस्टडी मामलों में कोर्ट का पहला और आखिरी सिद्धांत होता है बच्चे का सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये फैसला उसी पर आधारित है। पेरेंट्स का आपसी बर्ताव या रिश्ता कस्टडी को तभी प्रभावित करता है जब उसका सीधा असर बच्चे के कल्याण पर पड़े, जैसे यहाँ उपेक्षा का आरोप है। मतलब बच्चा किसके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा ये देखा जाता है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से खबर है थोड़ी राहत वाली। एक स्कूल चपरासी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
क्या मामला था? उस पर कथित तौर पर धार्मिक रूपांतरण के आरोप थे और उसका तबादला कर दिया गया था। कोर्ट ने उस तबादले पर अंतरिम रोक लगाई है। अच्छा, ये सर्विस लॉ और प्रोसीजरल फेयरनेस का मामला है। मतलब जब तक जांच पूरी ना हो, फैसला ना आ जाए, तब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के तहत है कि बिना पूरी सुनवाई के सजा ना मिले। और मद्रास हाईकोर्ट ने छिरुपुरन कुंदरम पहाड़ी पर एक अहम फैसला दिया है। क्या? कहा है कि उस पवित्र पहाड़ी पर या आसपास पशु बलि की इजाजत नहीं है और पहाड़ी का नाम भी नहीं बदला जा सकता। अच्छा, ये फिर से वही संतुलन वाली बात आ गई। हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता, पशु कल्याण, पब्लिक ऑर्डर, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, इन सब के बीच कोर्ट ने यहाँ पहाड़ी की पवित्रता और पब्लिक ऑर्डर को शायद ज्यादा महत्व दिया है। अब आते हैं लीगल प्रोफेशन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर, और एक तो काफी चौंकाने वाली है। हाँ, वो सीजेआई पर जूता फेंकने वाली घटना। जी, वरिष्ठ वकील राकेश किशोर ने कथित तौर पर सीजीआई बीआर गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की। बीसीआई ने उन्हें वकालत से ही निकाल दिया है। हाँ, निष्कासित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट परिसर में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। ये तो बहुत ही अजीब घटना है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। ये कोर्ट की गरिमा और न्यायपालिका के सम्मान के महत्व को दिखाता है। बीसीआई ने जो तेज और सख्त एक्शन लिया है, वो एक साफ संदेश है कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा। कतई नहीं। ये पेशे की गरिमा के लिए जरूरी है। बीसीआई से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली बार काउंसिल को भंग कर दिया है बीसीआई ने। हाँ, और एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो कामकाज देखेगी और चुनाव करवाएगी। ऐसा क्यों किया? ये बीसीआई की रेगुलेटरी पावर दिखाता है स्टेट बार काउंसिल्स पर। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब स्टेट काउंसिल के कामकाज या चुनाव वगैरह में कोई सीरियस गड़बड़ी पाई जाती है। अच्छा। और बीसीआई को लगता है कि अब सीधा हस्तक्षेप जरूरी है। चलिए, इसी पेशे से एक अच्छी खबर भी है। सीजेआई गवाही की है, वकीलों और लॉ फर्म से अपील की है। क्या अपील की है? कि हाशिए पर मौजूद समुदायों से जो लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं, उन्हें बराबर के मौके दिए जाएं। ये बहुत ही जरूरी और अच्छी पहल है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। जब तक लीगल प्रोफेशन में समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित तबकों के लोग नहीं होंगे, तब तक हमारी न्याय व्यवस्था सही मायनों में सबके लिए सुलभ और समावेशी कैसे बनेगी? सही बात है। सीजेआई की अपील शायद इस दिशा में सोचने पर मजबूर करे। उम्मीद तो यही है। अच्छा, दुनिया भर की अदालतों में भी मामले चलते रहते हैं। हॉलीवुड से एक खबर। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट। हाँ, उनका तो सालों से चल रहा है। तो एंजेलिना जोली ने अपने चल रहे कानूनी विवाद में $33,000 के लीगल फीस की मांग की है ब्रैड पिट से। देखिए, मामला भले ही हाई प्रोफाइल हो, लेकिन ये एक आम समस्या को दिखाता है। क्या? कि तलाक और संपत्ति के झगड़े कितने जटिल, इमोशनली थकाने वाले और खर्चीले हो सकते हैं। हाँ, खर्चा तो बहुत होता है इनमें। बिल्कुल। लीगल फीस चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, ये न्याय तक पहुंच में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। ये सिस्टम की कॉस्ट पर भी सोचने को मजबूर करता है। और अंत में दो ऐसी खबरें जो सीधे बच्चों से जुड़ी हैं और दिल को छूती हैं। बताइए। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बाल अधिकार और कानून पर हैंडबुक का अनावरण किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, और उन्होंने बच्चों, खासकर लड़कियों के सशक्तिकरण और सुरक्षा पर जोर दिया। ये हैंडबुक बहुत जरूरी है लीगल सिस्टम में बच्चों के अधिकारों के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। जजों, वकीलों, पुलिस, सबको मदद मिलेगी इससे। और जस्टिस पारदीवाला का लड़कियों की सुरक्षा पर जोर देना, खासकर आज के डिजिटल जमाने में, बहुत प्रासंगिक है। और दूसरी खबर बिहार के बेगूसराय से है। एक 11 साल की बच्ची, हाँ, उसने भरी अदालत में अपने झगड़ते हुए माँ बाप से अपील की कि वो एक साथ प्यार से रहें। ओह, उसकी अपील सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। ये हमें कानूनी प्रक्रियाओं के मानवीय पहलू की याद दिलाती है। बिल्कुल। एक तरफ हैंडबुक जैसे सिस्टमिक सुधार है और दूसरी तरफ इस बच्ची की अपील जो बताती है कि कानूनी लड़ाइयों का, खासकर परिवार के झगड़ों का, बच्चों के मन पर कितना गहरा असर पड़ता है। सही कहा। ये याद दिलाता है कि कानून के साथ साथ करुणा और मानवीय संवेदनाएं भी कितनी जरूरी हैं, खासकर जब बच्चे शामिल हों। तो ये थी पिछले 2 दिनों 10 और 11 अक्टूबर 2025 की कुछ खास कानूनी हलचलें जिन पर हमने बात की। जी, हमने देखा कि कैसे अदालतें लगातार व्यक्तिगत अधिकारों, तकनीकी बदलावों और सामाजिक न्याय के नए सवालों से निपट रही हैं। एक बात तो साफ है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समाज की बदलती सच्चाइयों के साथ लगातार कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है।
चाहे वो डिजिटल पहचान हो, परिवार की बदलती परिभाषाएं हो या बराबरी की मांग हो। सरोगेसी से लेकर पर्सनालिटी राइट्स तक हर जगह ये एडजस्टमेंट दिखता है। हाँ, ये संतुलन बनाने का प्रयास लगातार जारी है। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये कानूनी सिद्धांत और कैसे विकसित होंगे, उनका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित रूप से। और ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यायपालिका इन बदलावों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है, व्यक्तिगत आजादी, सामाजिक व्यवस्था, तकनीकी तरक्की, सबके बीच। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।